इधर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। अब्दुल्ला फैज शेख उर्फ डायपर वाला और तलहा खान को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। दोनों आतंकी इंडोनेशिया के जकार्ता में छिपे हुए थे और भारत लौटने पर इमिग्रेशन विभाग ने उन्हें रोका। दोनों आरोपी आईएसआईएस के पुणे स्लीपर मॉड्यूल से जुड़े थे, जिनके अन्य 8 सदस्य पहले ही गिरफ्त में आ चुके हैं। दोनों आतंकी 2023 के पुणे आईईडी केस में आरोपी हैं, जिनमें आईईडी बम बनाना और उसका परीक्षण करना शामिल था। एनआईए विशेष अदालत ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उनकी जानकारी देने पर 3-3 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया गया था और अब इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, एनआईए की गिरफ्त में है 2 आतंकी जो कि पुणे मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। आईईडी बम बनाने में महारत है इन्हें। बम का परीक्षण भी इन्होंने किया था। लंबे वक्त से इनकी तलाश चल रही थी। 2023 के पुणे आईईडी केस में ये आरोपी हैं। अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आईएसआईएस से जुड़े हुए इंडोनेशिया के जकार्ता में ये छिपे थे और भारत लौटते ही इन्हें इमिग्रेशन विभाग की ओर से रोका गया और इन्हें गिरफ्तार किया गया। बहराइच में सालार गाजी मेले की अनुमति का मामला, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्पेशल बेंच बनाई है। स्पेशल बेंच आज इस मामले की सुनवाई करेगी। 18 मई से शुरू होना है सैयद सालार गाजी मेला। जल्द ही सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता ने अर्जी दाखिल की थी। आपको बता दें, स्पेशल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। बहराइच में सालार गाजी यानी कि गाजी के नाम पर लगने वाला मेला, उसकी अनुमति फिलहाल प्रशासन की ओर से नहीं दी गई है। प्रशासन ने इसके पीछे का तर्क दिया है कि इससे सामाजिक सद्भावनाओं को, सामाजिक शांति को नुकसान पहुंच सकता है और इस मेले की अनुमति नहीं दी गई है। ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, स्पेशल बेंच अब इस मामले की सुनवाई करेगी, इसे लेकर क्या खबर आ रही है? कल जो रेगुलर बेंच पे सुनवाई हुई थी उसमें ये बात निकल के सामने आई थी। याची पक्ष की ओर से कहा गया था कि चूंकि 18 मई से इस मेले की शुरुआत होनी है, लिहाजा इसको तुरंत डिसाइड कर लिया जाए। जिसके लिए रेगुलर बेंच ने ये कहा था कि चीफ जस्टिस की आपको अर्जी देनी पड़ेगी। चीफ जस्टिस की बेंच में वो अर्जी दी गई है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने एक स्पेशल बेंच बना दी है जो आज सुनवाई करेगी, जिसमें जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि आज 2 बजे से ये सुनवाई होगी। चूंकि जो नियमित बेंच थी, नियमित बेंच ने अगली सुनवाई के लिए जो तारीख लगाई थी वो 19 मई की थी, लिहाजा तब तक वहां मेला शुरू हो चुका होता। इस वजह से स्पेशल बेंच की अर्जी डाली गई थी, जिसको स्वीकार किया गया है और आज 2 बजे से उसमें सुनवाई होगी। जिलाधिकारी की ओर से इस सालाना उर्स पर रोक लगाई गई थी। ये कहा गया था LIU और तमाम अन्य विभागों की रिपोर्ट के आधार पर ये रोक लगाई गई है, लेकिन जो उस दरगाह के संचालक मंडल हैं उनकी ओर से एक अर्जी हाईकोर्ट में मूव की गई थी, जिसके ऊपर अब ये सुनवाई की जाएगी आज स्पेशल बेंच की ओर से। ठीक है, धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। स्पेशल बेंच आज सुनवाई करेगी। दरअसल मेले को लेकर तैयारी भी की जा रही है अंदर ही अंदर, लेकिन फिलहाल मेला लगेगा या नहीं लगेगा, अदालत से फैसला होना है। श्रावस्ती से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई, जहां पुलिस ने एक महिला की हत्या का खुलासा किया है और खबर के मुताबिक महिला के पति ने पहले उसकी हत्या की, शव के टुकड़े किए, मछलियों को खिलाया, फिर बचे हुए बॉडी पार्ट्स को आग के हवाले कर दिया। मृतक महिला के भाई की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया इसी केस की तफ्तीश के दौरान। दरअसल सनकी पति अपनी पत्नी को लेकर श्रावस्ती से लखनऊ जा रहा था, जहां रास्ते में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पति पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, फिर पुलिस ने पति से पूछताछ की, तब जाकर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। ये थाना गिरंड के क्षेत्र के जप्ती गांव में, जो हरबंसपुर चौकी क्षेत्र का गांव है, वहां से सूचना मिली 15 तारीख को कि उसकी बहू गायब है। उसके भाई ने सूचना दिया था कि मेरी बहन गायब है। इस पे सूचना पे गुमशुदगी दर्ज की गई। गुमशुदगी दर्ज करके उसके आरोपी को उठाया गया। जो आरोपी ने अपने बयान में बताया कि उसको मार करके डाल दिया है। उसकी निशानदेही पे आज इस घटना स्थल जो पास में ही है, यहाँ पे उसको जला करके और मारने के बाद उसको
काट के जला दिया, ऐसा उसने बताया है। पति ने पत्नी की हत्या की, शव के टुकड़े किए और शव को ठिकाने लगाने के लिए कुछ टुकड़ों को मछली को खिला दिया और कुछ टुकड़े उसने जला दिए। देखिए कैसे पॉलिथीन में फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है। जहां पर शव जलाया गया था वहां से अवशेष इकट्ठा कर रही है पुलिस की टीम, ताकि इस मामले को पूरी तरह से सुलझाया जा सके। पति ने पुलिस के सामने गुनाह कबूल कर लिया है। अब पुलिस के सामने चुनौती है इस मामले को मजबूत बनाने की। पति के खिलाफ जो केस है वो मजबूती से अदालत के सामने रखने की तैयारी पुलिस कर रही है। बांदा में फतेहपुर हाईवे पर ट्रक और डंपर की आमने सामने की भिड़ंत हुई। हादसे में ट्रक ड्राइवर काफी देर तक कैबिन में फंसा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे निकाला और इस दौरान तकरीबन 2 घंटे तक रोड पर जाम लगा रहा। स्वस्थ यूपी की तरफ बड़ा कदम उठाने की तैयारी में उत्तर प्रदेश की सरकार। यूपी में न्यू हेल्थ पॉलिसी लागू किए जाने की तैयारी है। शहरों में 200 और कस्बों में 100 बेड के अस्पताल बनाए जाएंगे। 20 जिलों में जमीन आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए न्यू हेल्थ पॉलिसी पर काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब यूपी में इलाज की तस्वीर बदलने की कोशिश में है। सरकारी अस्पतालों में लोगों को बड़ी बीमारियों का इलाज भी आसानी से और कम पैसे में मिल सके, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। इसके लिए सरकार एक नई स्वास्थ्य नीति लेकर आ रही है जो अगले 5 साल तक लागू रहेगी। खास बात यह है कि सरकार अब इस सेक्टर में निजी निवेश को भी बढ़ावा दे रही है ताकि सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं गांव और शहरों तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री योगी ने हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इस पॉलिसी को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। इस नीति के जरिए सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के हर जिले में 100 से 200 बेड वाले आधुनिक अस्पताल बनाए जाएंगे। देखिए अक्सर ही तस्वीरें आती हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन के दौरान लोगों की फरियाद सुन रहे होते हैं। गोरखपुर में, लखनऊ में, जहां भी जाते हैं वो लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि इस तरह के जनता दर्शन से क्या वाकई आम लोगों को कोई फायदा होता है? तो उसका जवाब सरकार की ओर से दिया गया है। लखनऊ में योगी सरकार ने अभी तक जरूरतमंदों को 8,180 जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई है। और ये राशि कितनी है ये भी आपको बता दें, 1.53 अरब की मदद अब तक इन जरूरतमंदों को की गई है। 1.53 अरब रुपए की मदद अलग अलग जरूरत के हिसाब से इन शिकायतकर्ताओं को, मदद के लिए पहुंचे फरियादियों को पहुंचाई गई है। 43 दिन में 8,180 जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई गई। किसी को इलाज के लिए आर्थिक मदद की जरूरत थी। किडनी के 246 मरीजों को आर्थिक मदद पहुंचाई गई। जिन्हें किडनी ट्रांसप्लांट कराना था या डायलिसिस कराना था, ऐसे 246 मरीजों को आर्थिक मदद पहुंचाई गई। वहीं कैंसर के मरीज भी पहुंचे थे। सीएम से मिलने के लिए फरियादी के तौर पर 875 मरीजों को मदद पहुंचाई गई है। 21.23 करोड़ रुपए इस मद में जारी किए गए। हृदय रोग से जुड़े 98 मरीजों को मदद पहुंचाई गई। 1.46 करोड़ रुपए की मदद इन मरीजों को, इन लोगों को पहुंचाई गई है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण को हरी झंडी दे दी है। अब मंदिर के खजाने से 5 एकड़ जमीन खरीदकर भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा जो भक्तों के लिए आस्था का नया केंद्र बन जाएगा। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को मंदिर के 500 करोड़ के खजाने से कॉरिडोर के लिए 5 एकड़ जमीन खरीदने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि ये जमीन भगवान बांके बिहारी के नाम पर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को भी संशोधित किया
जिसमें मंदिर के खजाने के इस्तेमाल पर रोक थी। संतों ने इस फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही सुंदर स्वागत योग्य निर्णय आया है, जिसका हम लोग स्वागत करते हैं। और कॉरिडोर बनना चाहिए, क्योंकि आए दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, हादसे होते हैं और उनमें व्यवस्था इस तरह से हो कि हमारी पौराणिक जो संस्कृति है वो भी बची रहे और कॉरिडोर का निर्माण हो। दरअसल यूपी सरकार मंदिर के खजाने से कॉरिडोर के लिए जमीन खरीदना चाहती थी, लेकिन मंदिर के गोस्वामियों ने इसका विरोध किया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां खजाने के इस्तेमाल पर रोक लग गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर निर्माण और रिसीवर के मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए रास्ता साफ कर दिया। लेकिन गोस्वामी पक्ष इस फैसले से अचंभित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही हमको एक आदेश मिला हुआ था, जिसमें उच्च न्यायालय के लिए आदेश था कि मंदिर के गोस्वामी जो हैं ये इस केस के अंदर परमानेंट पार्टी हैं, इनको पार्टी बनाना चाहिए। और इस संदर्भ में वो आदेश हमने जो है हाई कोर्ट में लगा करके और हम उसमें पार्टी की दरखास्त दिए हुए थे, जिसके बाद में हमारी सुनवाई चल रही थी। सर्टन ये आदेश आना हमारे लिए जो है बहुत अचंभे की बात है। सरकार सिर्फ जमीन खरीदने के लिए मंदिर के खजाने का उपयोग कर सकती है। ये कॉरिडोर भक्तों को बेहतर सुविधाएं देगा और वृंदावन की रौनक को और बढ़ाएगा, साथ ही लाखों भक्तों की आस्था को नया आयाम देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। इधर मां विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी जो कि मिर्जापुर में तैयार हो रही है, उसका लोगो लॉन्च कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वेबसाइट और लोगो दोनों ही लॉन्च किया। मिर्जापुर में तैयार हो रहा है मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, जिसका लोगो सीएम योगी आदित्यनाथ ने वेबसाइट के साथ ही लोगो भी लॉन्च किया है। इस लोगो में आप मिर्जापुर की जो पहचान मां विंध्यवासिनी, उनकी छवि भी देख सकते हैं।